प्रोफेसर साहब, वी आर लाइव। ओके। सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज की प्रेस वार्ता पिछले 24 घंटे में जो स्टॉक मार्केट में जो उथल पुथल, उतार चढ़ाव, कुछ न्यूज, कुछ काउंटर न्यूज आई है, उसके ऊपर केंद्रित है। और साथियों, बहुत रिसर्च करके मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के डाटा निकाले हैं। सारा डाटा जो जो मैं बताऊंगा उसका मैंने सोर्स भी वहां दिया है। देखिए, पिछले 15 महीने देश के हर व्यक्ति के लिए, और मैं तो देश क्या विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन थे। और इन 15 महीनों में हमारी जो मध्यम आय वर्गीय लोग हैं, 3 करोड़ 20 लाख लोग जो मध्यम आय वर्ग में थे, वो निम्न आय वर्ग में चले गए। इन पिछले 15 महीनों में 7.5 करोड़ हमारे देश के लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इन इन पिछले एक साल में, मैं जब एक साल बोल रहा हूं तो 2020 में CMI के अनुसार 97 इंडियंस बिकम पुअरर। या तो हमारी आय घटी है, या इन्फ्लेशन एडजस्ट में हमारी आय वैसी है तो भी उसको घटती मान। तो 97% ऑफ इंडियंस बिकम पुअरर इन 2020 एज पर CMI। और जब सरकार बोलती है कि हमारी वी शेप रिकवरी है, देश ने देखा कि ये वी शेप नहीं है, ये के शेप्ड है। क्योंकि 97% लोग नीचे गिर रहे हैं, मात्र 3% लोगों की देश में आय बढ़ रही है। वो कौन 3% है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और क्या पिछले 24 घंटों में क्या ऐसे घटनाक्रम हुए फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। पर उससे पहले एक एक बॉडी है जिसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत डायरेक्टली काम करती है। ये क्या काम है, इसका बड़े सरल शब्दों में बताता हूं। जैसे आपको मुझे मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है 5,000 10,000 रुपए, तो हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन से बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में, उनके लिए ये एक तरह से सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। उनके खाते ये मेंटेन करती है संस्था, जिसका नाम है NSDL। कल सुबह अंग्रेजी के एक प्रमुख वित्तीय अखबार में एक खबर छपी। उस खबर में क्या कहा जाता है कि 3 FPI, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन के से पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और इनको अपना डीमेट खाता NSDL के पास खोलना पड़ता है। तो एक अंग्रेजी अखबार में कल एक प्रमुखता से खबर छपती है कि 3 FPI, जिनका नाम है अल्बुला इन्वेस्टमेंट्स, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट, ये 3 FPI के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया गया। फ्रोजन का अर्थ, ना तो इन अकाउंट्स PFIs में, ना तो ये खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। आप कहेंगे इससे क्या, इसका इसका हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या अर्थ है। इन 3 FPIs ने अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। उन 6 में से 4 लिस्टेड कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन 3 FPIs ने। उस अंग्रेजी अखबार के अनुसार जो कल छपा, उसने कहा कि इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स को फ्रोजन कर दिया है, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की जो 6 कंपनियां हैं उनमें से 4 कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। 43,500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, होती है। छोटे मोटे स्टेट का तो सालाना बजट होता है, और बड़े स्टेट का भी, राज्य का भी, देश के, उसका लगभग आधा बजट 43,500 करोड़ रुपया होता है। तो 43,500 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा। अब देखिए, अब यहां से स्टोरी चालू होती है, और यहीं से मैं आपको चाहता हूं आप पूरे केस को समझे। ये जो तीनों एफपीआई है, ये तीनों एफपीआई का एड्रेस है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस का, और तीनों का रजिस्टर्ड एड्रेस एक ही जगह है। मतलब एड्रेस में कोई इनमें फर्क नहीं, एक ही एड्रेस पे ये रजिस्टर्ड हुई है। 43,500 करोड़ रुपए जो एफपीआई लगा रही है अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में, उनके पास वेबसाइट भी नहीं है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं। इन इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का
6.82% तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर उनके पास है, 8.03% अडानी ट्रांसमिशन के शेयर उनके पास है, 5.92% अडानी टोटल गैस के शेयर उनके पास है, और 3.58% अडानी ग्रीन के शेयर उनके पास है। ध्यान रहे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूं। ये जो 3 एफपीआई है, इनकी 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ जो है वो अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट के कारण है। मतलब ये और कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। अगर इन एफपीआई की 100 रुपए कैपिटल है तो एक एफपीआई की तो 95.4% अडानी ग्रुप के शेयर्स में, दूसरा एफपीआई क्रेस्टा फंड की 97.4% अडानी ग्रुप के शेयर्स में, और तीसरा एफपीआई है एपीएमएस इन्वेस्टमेंट, उसका 96.18% अडानी ग्रुप में। अर्थात ये जो तीनों एफपीआई है, इनका 95% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। इन एफपीआई ने अडानी ग्रुप में 43,500 करोड़ रुपया निवेश कर रखा है। इन एफपीआई, तीनों एफपीआई का एड्रेस एक ही है, और इन तीनों एफपीआई की कोई वेबसाइट नहीं। और कल ये अखबार में खबर छपती है कि इन तीनों एफपीआई के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और उस अखबार के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आया। जो समाचार पत्रों में न्यूज छप रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि ऐसा बताया गया कि बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ दीज एफपीआई पे क्वेश्चन है। ऐसा समाचार पत्रों में लिखा हुआ आ रहा है। उसके कारण इनके अकाउंट्स को फ्रोजन किया गया। आप बोलेंगे साहब बेनिफिशियल ओनरशिप में क्या मतलब? बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब यह है कि ये फंड आखिर है किसके, कौन वो सज्जन है जो ये फंड में पीछे बैठे हैं, कौन वो सज्जन लोग हैं जो 43,500 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप के 4 कंपनियों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? क्योंकि सेबी जो हमारी एक रेगुलेटर है, उसका एक नियम है कि सेबी का ये नियम है कि 10% कोई भी एफपीआई किसी भी लिस्टेड कंपनी के 10% से ज्यादा ओनरशिप नहीं रख सकती। तो अब मान लो बेनिफिशियल ओनरशिप हमको पता ही नहीं है, तो हम उस नियम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो उस नियम को एग्जीक्यूट करने के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ फंड्स जरूरी है। साथियों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियां हैं। पिछले एक साल में जब आपकी, मेरी, आपके छोटे भाई की, मेरी बड़ी बहन की या तो नौकरी गई, या नौकरी में जो सैलरी का कट हुआ, या जो हमारी टेक होम सैलरी है वो कम हुई, उस दौरान पिछले 12 महीने में अडानी ट्रांसमिशन, जिसमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उसके 669% शेयरों में बढ़ोतरी हुई। ये एक डाटा है। दूसरा, अडानी टोटल गैस, जिसमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, 349% उनके शेयर्स में एप्रिसिएशन हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस, जिनमें इन एफपीआई इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर्स 972%, 972% बढ़ गए उनके शेयर पिछले एक साल में। अडानी ग्रीन, जिनमें इस एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उसके शेयर बढ़ गए 254%। मतलब जिन कंपनियों में इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उनके शेयर 250% से लेके 972% तक एक साल में बढ़ते हैं। 972% एप्रिसिएशन इन 1 ईयर। दूसरी ओर जो अडानी ग्रुप की 2 और कंपनियां हैं जिनमें इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके शेयर बढ़ते हैं 147%। जैसे कि अडानी पोर्ट का शेयर बढ़ा 147% पिछले 12 महीने। अडानी पावर, जिसमें इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके शेयर बढ़े पिछले 12 महीने में 295%। पर जिनमें इन एफपीआई का इन्वेस्टमेंट है, उनके शेयर बढ़ते हैं 972%, उनके शेयर बढ़ते हैं 669%, उनके शेयर्स बढ़ते हैं 349%, उनके शेयर्स बढ़ते हैं 254%। अब इन 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 सब कंफ्यूजन के बीच में अडानी एंटरप्राइजेज, जो अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, कल उसका एक स्पष्टीकरण आता है, और वो स्पष्टीकरण ये कहता है कि हमारा कोई भी एफपीआई का, जिस एफपीआई ने हमारे शेयर्स को होल्ड किया है, वो एफपीआई फ्रोजन नहीं की गई, ऐसा कोई फ्रोजन नहीं किया गया। और सर्टेन अदर रिपोर्ट सजेस्ट दैट
ये जो एनएसडीएल ने जो अकाउंट्स को फ्रोजन किया है वो कोई और डिपॉजिटरी अकाउंट है, वो अकाउंट नहीं है जिसमें इन एफपीआईज ने कंपनियों में निवेश कर रखा है। अब इसके बाबत हमारे 3 प्रश्न हैं, हम 3 स्पष्टीकरण चाहते हैं। नंबर 1, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, ये एनएसडीएल अभी तक चुप क्यों है? वो पब्लिक में आके ये क्यों नहीं बताती कि कौन से एफपीआई के अकाउंट फ्रोजन हुए हैं कि नहीं हुए? अगर फ्रोजन हुए हैं तो किस कारण से फ्रोजन हुए हैं? क्यों ये एक कंफ्यूजन का स्टेट है? एनएसडीएल क्यों एक स्पष्टीकरण जारी नहीं करती? ये हमारी पहला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सेबी जो मार्केट का रेगुलेटर है और एनएसडीएल जो डायरेक्टली अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करता है, सेबी और एनएसडीएल देश को ये बताएं कि ये जो बैकग्राउंड डिटेल्स क्या है, इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है इन 3 एफपीआई अकाउंट्स के, जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में निवेश कर रखा है, और 95% से ज्यादा इनका जो 3 एफपीआई है, इनका निवेश मात्र 4 कंपनियों में। तो इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, एंड व्हाट हैव सेबी एंड एनएसडीएल, अभी तक सेबी और एनएसडीएल ने क्या क्या चीजें इन फंड्स की पता लगाई है, कौन इनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं, उसके बारे में देश को जानकारी दे। तो पहला हमने मांग करी कि एनएसडीएल ये बताए कि ये अकाउंट्स फ्रोजन हुए हैं या कि नहीं हुए, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का एक बयान आता है कि भाई ये अकाउंट फ्रोजन नहीं हुए हैं, उनके पास ऐसी जानकारी है। एनएसडीएल मुख दर्शक क्यों बन के बैठा है? दूसरा, सेबी और एनएसडीएल ने अभी तक इन फंड्स की बैकग्राउंड चेक किया हो तो इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, देश के सामने रखें। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक अडानी एंटरप्राइज इन फंड्स की ओर से जवाब दे रहा है, ये फंड्स जिन्होंने अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया है वो चुप क्यों है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जिस कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी कल अचानक से शाम को बाहर आके बोल रही है, या कल दिन में बाहर आके ये बोल रही है कि ये कोई अकाउंट फ्रोजन नहीं हुए, और जिन्होंने पैसा लगाया वो चुप बैठे हैं। वो चुप क्यों बैठे हैं? Why have these 3 funds had not come out with any clarification? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ अडानी एंटरप्राइज का ही बयान क्यों आता है? अडानी की तो 4 और कंपनियां हैं जिनमें इन 3 फंड्स का पैसा लगा हुआ है, वो बाकी साइलेंट बैठी है, वो अपना बयान क्यों नहीं दे रही? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस सब के परिप्रेक्ष्य में हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सेबी और एनएसडीएल कंप्लीट डिस्क्लोजर करे, क्या कहा, किस किस चीज का, कि इन फंड्स का नेचर क्या है, दूसरा इन फंड्स के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, और ऐसा पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से ही कि सेबी की कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन या ऑनगोइंग इंक्वायरी सेबी की चल रही है अडानी कंपनी के, अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर। तो उसके ऊपर अभी तक क्या क्या जानकारी आई है, क्या क्या इश्यूज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, ये देश के सामने रखें। ये भी देश को बताएं कि इन 3 एफपीआई के कौन से अकाउंट फ्रोजन हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ये भी देश को बताएं। और अगर जो प्राइस मैनिपुलेशन की अडानी ग्रुप के ऊपर सेबी की इंक्वायरी चल रही है, जैसा कि समाचार पत्रों से हमें ज्ञात हो रहा है, उस इंक्वायरी के आधार पे अगर उस इंक्वायरी में कुछ प्रमुखता से कुछ बातें सामने आती है तो हम मांग करते हैं कि भारत सरकार इमीडिएटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये केस ट्रांसफर करे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देश के सामने ये रखें कि ये कौन ओनर से किनका पैसा लगा हुआ है। कहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ कि राउंड ट्रिपिंग करके पैसा वापस देश में लाने की एक प्रक्रिया की जा रही है। ये सारे सवाल देश इन सारे सवालों का उत्तर चाहता है। साथियों, मैं आपके प्रश्न लूं उससे पहले मैं इंग्लिश में ब्रीफली अपना वक्तव्य आपके सामने रखना चाहूंगा। इन द लास्ट 15 months, it is very harsh for every citizen of our country. 3 crore 20 lakh people had migrated from middle class to the lower income group of the society.
7.5 crore people had moved from the above the poverty line to below the poverty line in 2020. As per CMIE, in the same year, that is in 2020, 97% of Indians become poorer. While the government talks about the V-shaped recovery, but it is not V-shaped recovery, it is a K-shaped economic model where 97% of people of our country, they are becoming poorer, and only 3% people's wealth is increasing during this pandemic. Yesterday, a new revelation come to the light in the form of a story in a leading newspaper of our country. As per the news report, the NSDL. And what is NSDL? NSDL is an Indian Central Securities Depository under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. So as per the news report, the NSDL has frozen the accounts of 3 foreign portfolio investors, 3 FPIs. What are their names? Albula Investment, Cresta Fund, and APMS Investment Fund. These 3 funds together hold or own over rupees 43,500 crore worth of shares in 4 of Adani Group companies. There are 6 companies of Adani Group listed, but these 3 FPIs had a total ownership of 43,500, had a total investment of 43,500 crore in 4 Adani Group companies. There are several points to be highlighted before I raise the question. Number 1, all these 4 funds are registered at the same address in Port Louis in Mauritius. All these 3 funds whose names I had just now read, they do not have websites. They are investing 43,500 crore, but they are not maintaining any website. These funds together hold 6.82% in Adani Enterprises, 8.03% in Adani Transmission, 5.92% in Adani Total Gas, and 3.58% in Adani Green. And as per one of the source, that is the Morning Context, the aforesaid funds derive more than 95% of their net worth from the investment in Adani Group company shares. So 95% or more than 95% of these FPIs total investment is in the Adani Group companies. Like Albula Investment Fund had 95.4% net worth due to Adani shares. Cresta Fund had 97.4% investment in net worth due to Adani shares. APMS Investment had 96.18% net worth due to the Adani shares. So all these 3 funds primarily are investing in 4 Adani Group companies. And now why this is important? The importance is that as per the SEBI guidelines, a foreign portfolio investor can't hold more than 10% of equity stake in any of the listed Indian firms. Now, because of this, one should be aware that who are the beneficial owners of these funds. Otherwise, there may be multiple FPIs which were having single beneficial owners, and they can increase their holding in the Indian listed firms investment. So also there is a meteoric rise in the share price of the Adani Group companies in the last 12 months. And just to reflect few data, Adani Group have 6 listed companies. Out of these 6 listed, these 3 FPIs are having investment in 4 listed companies. Number 1, Adani Transmission shares in last 12 months have gone up by 669%. Adani Total Gas shares have gone up by 349%. Adani Enterprises share had gone up by 972% in 12 months. And Adani Green had gone up by 254% in last 12 months. And the other 2 Adani Group companies, that is Adani Ports and Adani Powers, their shares had gone up by 147% and 295% only. The meteoric rise we say in 4 companies where these 3 FPIs are having investment is far above the 2 companies where these 3 FPIs are not having any investment. So in the middle of all these confusion, Adani Enterprise Limited yesterday came out with a statement saying that the demat account in which these funds hold the shares of the company are not frozen. Certainly, other reports suggest that the account
frozen by NSDL were depository accounts. Under this confusion, we asked three questions. Number one, why has NSDL, which is directly under the jurisdiction of Ministry of Finance, in the middle of this confusion, whether the accounts of these funds pertaining to the investment in Adani Group companies have been frozen or not? If not frozen, which ones are frozen and which ones are active? Why NSDL is not coming out with clarification on this? Number two, SEBI and NSDL should reveal the nature and background details of these foreign funds, like who are the ultimate beneficial owners, like who are the ultimate beneficial owners of these funds that have greater than 95% of their net worth due to Adani shares only, and what have SEBI and NSDL uncovered already about these funds? We want to know. Our third question, why have these three funds not come out with a clarification statement? The question is on the three funds, and clarification is given by Adani Enterprises, one of the listed company of Adani Group. Why these three firms are silent? Why is only Adani Enterprises Limited coming out with clarification, and other three Adani Group companies are silent, where these three funds are having an active investment? The Congress party demands that SEBI and NSDL should come out with a complete disclosure about the nature of these three funds, the ultimate beneficial ownership of these funds, the findings of the inquiry, what securities these funds hold, and what were their accounts frozen. And based on the findings, because as per news report, there is an ongoing inquiry by SEBI on the price manipulation against the Adani Group. We demand that if SEBI's ongoing investigation has revealed any irregularity with regard to price manipulation of Adani Group stocks, Government of India should immediately transfer this case to the Enforcement Directorate to investigate the entire matter and come out with the truth for everyone to understand. So this is what we are saying, that NSDL and Finance Ministry needs to break the silence and should come out with the truth, because every 1 hour there is one new news is coming. Yesterday there was a news that 3 accounts, FPI accounts, were frozen. Then Adani Enterprise came out and said, no, these are not 3 FPI accounts, these are 3 demat accounts of these 3 FPI. Why NSDL is silent? Why SEBI is silent? Who are the beneficial owners of these 3 FPI funds? And if SEBI finds that there is a price manipulation, if SEBI finds that there is an irregularity in their price manipulation, if SEBI feels that there is an irregularity in the price manipulation because of the price manipulation of the Adani Group company shares, then immediately the case should be transferred to the Enforcement Directorate. This is our demand. I am open for questions if you have any. Thank you, Professor Vallabh. That was very well explained. In fact, we were all wondering what is happening in the stock market. Now we understand. Usually we end our press conference with Rakesh Kapoorji's question. Today, let's have the honor of starting the press conference with this question. Rakesh Kapoorji. जी प्रणव जी, मेरा सवाल गौरव जी ये है कि अभी जो पीछे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई थी उसमें भी कहा गया था कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये शेयर बाजार का बबल शब्द का यूज किया था उन्होंने। अब आपने जो आज फैक्ट्स दिए हैं उनसे 2 नतीजे निकल सकते हैं कि या तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है इसके अंदर, और दूसरे 1916-17 से लेकर के और आज तक हमारी 8% ग्रोथ से चल करके हम -7.3 ग्रोथ पर आ गए, निगेटिव ग्रोथ पर आ गए हैं, और शेयर मार्केट इस दौरान जो है वो 100% से ज्यादा उछला है। तो ये चीजें समझ में ना आने वाली हैं। एक तरफ सोना भी बढ़ रहा है, शेयर सवाल का जवाब आप स्वयं दे रहे हैं कपूर साहब, सवाल पूछे ना, सवाल का जवाब। ये सवाल बहुत टेढ़ा सवाल है प्रणव जी, ये वो पॉलिटिकल सवाल नहीं है, आप समझिए। ये सवाल जो है जवाब दे रहे हैं आप साथ साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल तो जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं, सवाल ही है ये सारे। एक तरफ सोना भी बढ़ा है, एक तरफ शेयर मार्केट भी बढ़ा। आपको शायद शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा
थोड़ा संकटा होता है ना, तो एक तरफ शेयर मार्केट भी बढ़ा है, एक तरफ सोना भी बढ़ा है, दोनों उसके साथ साथ। ऐसा होता नहीं है। और दूसरी तरफ जो आपने अभी बताया कि 3% लोगों की इनकम बढ़ी है, 97% लोगों की इनकम 1.5 साल के अंदर जो है वो निगेटिव रही है या स्टैंड स्टिल रही है, जो भी है। ये एक दूसरी तरफ सरकार के जो स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मैं मतलब सवाल मैं पूछता रहूंगा, इतने सवाल खड़े हो रहे हैं शेयर मार्केट को लेकर के कि ये बबल अब इसके टूटने का समय आ गया है, बबल के बस्ट होने का। ये आप सारी बातें आप समझते हैं, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप जानकार हैं शेयर मार्केट के, आप इस पे रोशनी डालिए थोड़ी। जी राकेश जी, मैं आपकी पूरी भावना से सहमत हूँ। 97% हिंदुस्तानियों की इनकम घटी है 2020 में, मात्र 3% की बढ़ी है। और इसीलिए मैं इसको वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी मॉडल नहीं कहता हूं, मैं इसको के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी मॉडल कहता हूं। पर आज जो प्रश्न जो प्रश्न लेके मैं आया हूं कि 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रोजन की खबर आती है। वो 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 4 अडानी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं 43,500 करोड़ रुपए का, और उन 4 कंपनियों में बढ़त होती है 972%, 349%, 669%, 254%। और जो अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां हैं वो इस रफ्तार से नहीं बढ़ती, क्यों? जहां पे इन 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक कंपनी के शेयर्स में एक साल में बढ़त होती है 147%, दूसरे में होती है 295%। हम जानना चाहते हैं कि इन 3 फंड्स के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो ये पैसा लगा रहे हैं। उन लोगों का नाम स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एनएसडीएल देश के लोगों के सामने रखे। यही तो हम जानना चाहते हैं। यही मामले के अनुसार तो कल जो एक प्रमुख इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स ने एक अपनी न्यूज छापी कि 3 एफपीआईज के अकाउंट्स को फ्रोजन कर लिया एनएसडीएल ने। शाम तक वो खबर आई कि वो फ्रोजन नहीं किया। आज कोई कहता है कि डीमेट अकाउंट किया है, कोई कहता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अकाउंट किया है, कोई कहता है सब कुछ किया है, पर अडानी ग्रुप के कंपनी के शेयर्स जहां पे है जिस अकाउंट में, उसको फ्रोजन नहीं किया। एनएसडीएल मुख्य दर्शक क्यों बन के बैठा है, जो कि डायरेक्टली अंडर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है? क्या ऐसी बंदिशें हैं? सेबी जो कि एक इंक्वायरी जिस चला रहा है, वो भी समाचार पत्रों से ही पता चल रहा है कि सेबी एक इंक्वायरी कर रहा है कि देयर इज ए प्राइस मैनिपुलेशन बाय द अडानी ग्रुप कंपनी ऑन द शेयर्स। ये इंक्वायरी चल रही है। इस इंक्वायरी की क्या फाइंडिंग्स है? और अगर फाइंडिंग्स महत्वपूर्ण है तो हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली पूरा केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ट्रांसफर किया जाए, ताकि देश के लोगों को पता तो चले कि ये प्राइस मैनिपुलेशन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे गेम कौन खेल रहे हैं? यही तो हम आज प्रेस वार्ता करके आपके मार्फत पूछवाना चाहते हैं सरकार से। आपके मार्फत यही तो हम वित्त मंत्री जी से पूछवाना चाहते हैं कि क्यों वो साइलेंट बैठी है मैडम क्यों नहीं आपका मंत्रालय रिलीज करता कि ये अकाउंट फ्रोजन हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो कौन से हुए थे? क्योंकि आज भी, अभी भी जब मैं आपसे प्रेस वार्ता कर रहा हूं तो एनएसडीएल की वेबसाइट पर इन 3 अकाउंट्स का नाम फ्रोजन लिस्ट में है। अभी भी जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया हुआ है? हम तो ये मांग कर रहे हैं। और ऐसा अगर प्राइस इरेगुलरिटी की अगर इंक्वायरी चल रही है तो सेबी अपनी फाइंडिंग्स क्यों देश के साथ साझा नहीं करता? और फाइंडिंग्स अगर महत्वपूर्ण है, गंभीर है, तो इमीडिएटली ईडी को ट्रांसफर क्यों नहीं होता प्राइस मैनिपुलेशन का केस? ये हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से। रही बात आपकी, जी गौरव वल्लभ जी, आप ये जानते हैं कि जितना भी एफडीआई आता है उसका 70% से ज्यादा सब पार्किंग मनी होता है। तो ये शक बहुत बड़ा पैदा करता है कि इस तरीके से ये बहुत बड़ा शक, और इसका घेरा बहुत बड़ा हो सकता है, बिल्कुल। और मैं तो आपको एक चीज बोल रहा हूं, 43,500 करोड़ 3 फंड निवेश कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट नहीं है। आप क्या विश्वास करेंगे? हमारे तो देश में अगर 4 लाख का भी कोई व्यापार करता है तो वेबसाइट खोल लेता है ताकि व्यापार का प्रसार हो।
अरे यही तो हम पूछ रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये पैसा लगा रहे हैं? ये सारे संदेह उत्पन्न करते हैं, ये सारे जो घटनाक्रम है, एविडेंसेस है, ये सस्पिशन पैदा करते हैं दिल में। सस्पिशन इसलिए पैदा होता है कि जहां पे ये तीन फंड निवेश करते हैं उस कंपनी के, अडानी ग्रुप के शेयर 972% बढ़ जाते हैं, और जहां पर ये तीन फंड निवेश नहीं करते हैं उन अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर 147% बढ़ते हैं। ये चारे चीजें निवेशकों के मन में एक सस्पिशन पैदा करती है। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में आप जैसे मेरे जैसे लोग, छोटे लोग 10-10, 20-20 हजार अपनी सैलरी में से बचत करके वेल्थ जनरेशन की लालच में या वेल्थ जनरेशन की लालसा में हम अपना पैसा निवेश करते हैं। हमारा विश्वास है मार्केट्स पर। तो इसीलिए सरकार, एनएसडीएल, सेबी क्यों चुप है? स्पष्टीकरण आते हैं अडानी एंटरप्राइज की तरफ से, सवाल, अकाउंट फ्रोजन होते हैं एफपीआई के, स्पष्टीकरण देता है अडानी एंटरप्राइज। भारत सरकार, एनएसडीएल, सेबी है चुप। ये मैं इसको कहूंगा कि व्हाई वी आर इन दिस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सवाल पूछा जाता है, एक्स से जवाब देता है वाई, और जेड जिसका काम है सबके ऊपर निगरानी रखना, वो चुपचाप मूक दर्शक बन के देख रहा है। यही तो आज की प्रेस वार्ता की मेजर थीम है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब विस्तार से समझाने के लिए। अगला सवाल लेता हूँ साथी सिद्धार्थ एएनआई से, उसके बाद सईद आपके पास आता हूँ। सिद्धार्थ सर, मेरा सुमोटो से हटके एक अर्थव्यवस्था को लेके सवाल है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको लेके है, और एक आपकी राजस्थान की स्थिति जो है उसको लेके, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी सर, एक तो रिटेल इन्फ्लेशन 6.3% पर पहुंच चुकी है, और सीधे तौर पे उसका जिम्मेवार जो बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, और रिटेल इन्फ्लेशन, और इससे सीधा तौर पे जो असर पड़ता है वो पड़ रहा है आम आदमी के ऊपर। उसको लेके आप लोगों का क्या व्यू है, क्या करा जाना चाहिए, क्योंकि आप अर्थशास्त्र की भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। दूसरा सवाल राजस्थान को लेके, राजस्थान में आखिरकार चल क्या रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एक विधायक कह रहे हैं कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, अशोक गहलोत का भी सम्मान करते हैं, सचिन पायलट का भी सम्मान करते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बात नहीं है, लेकिन कुछ जूनियर हैं उन लोगों को बहुत कुछ दे दिया गया। तो उठापटक सामने आ रही है, कैमरों के सामने हो रही है। उस पर स्थिति क्या है? क्योंकि कुछ ट्विटर पत्रकारिता में हम ये भी देख रहे हैं, लोग मुलाकात करवा रहे थे कि आलाकमान मिल रहा है सचिन पायलट से। तो स्थिति क्या है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके इन्फ्लेशन का जवाब दूंगा। कल 6.3% जो इन्फ्लेशन रिटेल सीपीआई की डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया। ध्यान रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी आउटर लिमिट है इन्फ्लेशन की वो 6% निर्धारित की हुई, उसके ऊपर ये डाटा जा चुका है। और जाने का ये क्यों गया, उसका कारण बताओ। दो चीजें होती किसी समस्या को सॉल्व करने की। सबसे पहले तो उस समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और दूसरा खुले विचारों से, एक्सपर्ट्स की एडवाइस से उस समस्या का निदान करना पड़ता है। जब समस्या को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब फूड इन्फ्लेशन 6.3% जाता है, वित्त मंत्री जी का ऐसे बयान आते हैं कि मैं तो प्याज खाती नहीं। जब मस्टर्ड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और जो ऑयल का जो इन्फ्लेशन है वो 30.84% कल देश ने देखा, मई महीने में गया, तो एक मंत्री जी का बयान आता है कि सरसों के तेल की कीमतें इसलिए बढ़ रही क्योंकि हमने मिलावट रोक दी। फिर छत्तीसगढ़ सरकार के भूतपूर्व मंत्री जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं भैया फ्यूल प्राइस तो बढ़ेगी, जिसको तेल भरवाना भरवाओ, जिसको नहीं भरवाना मत भरवाओ, पैदल चलो। अगर रोटी की पैसे बढ़ते हैं, अगर आपको भूख लग रही है तो मत खाओ। इस तरह के बयान आ रहे हैं, इसका मतलब वो समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो पहला कारण तो। दूसरा कारण, इसी जो इन्फ्लेशन का नंबर है उसका मैं विस्तार से आपको बताता हूं। एलपीजी, पेट्रोल और एचएसडी, हाई स्पीड डीजल, इसमें इन्फ्लेशन मई महीने में हुआ है 60.95%, 62.28% एंड 66.3%, अर्थात 60%, 62%, 66% इन्फ्लेशन है एलपीजी, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में। और टोटल फ्यूल एंड पावर में इन्फ्लेशन है 37.61%। रोज सुबह आप अखबार खोलो,
आज 25 पैसे बढ़ गया, आज 40 पैसे बढ़ गया। पिछले जब से 5 राज्यों के नतीजे आए, 25 बार, आई एम रिपीटिंग, 25 टाइम्स प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। और कितना इंक्रीज हुआ है? डीजल में 6 रुपए 50 पैसे के आसपास और पेट्रोल में 6.25 रुपए रोज इंक्रीज किया जा रहा है। कभी बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग है। भाई साहब, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस दौरान कच्चे तेल की कीमतें इंडियन रुपी में 780 रुपए प्रति बैरल बढ़ी। उस दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? कीमतें कम हुई थी उस दौरान। जब पिछले साल आज कच्चे तेल की कीमतें $72 प्रति बैरल, पिछले साल $30 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, उस समय कीमतें क्यों नहीं आपने घटाई? समस्या ये है कि ना तो वो जीएसटी में लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर जीएसटी में ले आए तो जो सेस के रूप में वो लूट मचा रखी है भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो सेस लेते हैं, क्योंकि सेस में राज्यों को हिस्सा नहीं देना पड़ता, तो वो सीधा उनका जो इजी मनी है वो खत्म हो जाएगी। तो हम जब मांग करते हैं जीएसटी में ले आओ, उसका नहीं जवाब देते, कहते हैं राज्य सरकार अपना करे कम। अरे भाई, ये दिव्य ज्ञान आपको 2014 के पहले नहीं था क्या? जब तो आप सड़कों पे बैठ के चूड़ियां तोड़ रहे थे, कभी सिलेंडर के ऊपर बैठे थे। ये दिव्य ज्ञान आपको उस समय नहीं था क्या कि राज्य सरकार उस समय नहीं कर सकती थी क्या? और दूसरी बात, जिस केंद्र सरकार ने डीजल में, और मैं रिपीट करता हूं, डीजल में 820% की पिछले 7 साल में एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि हुई है, और पेट्रोल में 254% की एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि हुई है, तो 258% की, और डीजल में 820। तो जहां पे 820% वृद्धि हुई है वहां कमी की जाएगी, कि जिन्होंने 5-10% बढ़ाया वहां कमी की जाएगी? सारा देश का अगर हम माने तो पिछले 7 सालों में पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार ने 24 लाख करोड़ रुपया कमाया, और सारे राज्यों को मिला के ये रकम आती 14 लाख करोड़। तो आज भी सारे राज्यों ने जो वैट के रूप में कलेक्ट किया है पिछले 7 सालों में, वो किया 14 लाख करोड़, और पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल के रूप में कलेक्ट किया 24 लाख करोड़। तो जहां पे 24 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है, वो पहले कम करेंगे कि जो 14 लाख कर रहे हैं सारे राज्य? और मैं यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी में राज्यों में भेद नहीं कर रहा। तो ये जो अतार्किक बातें और अतथ्यात्मक बातें जो कभी पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब करते हैं, कभी कोई और मंत्री करते हैं, कभी कोई और एमएलए और सांसद करते हैं, ये अतार्किक बातें करना कम करें। पेट्रोल की कीमतों को इमीडिएटली कम करें। ये पेट्रोल की प्राइसिंग कोई डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल प्राइसिंग है। इसको तुरंत कम करें, जिसके कारण लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जेब में बचे, जिसके कारण वो डिस्पोजेबल इनकम वो बाजार में खर्च करके नई मांग का सृजन करके, नई मांग से नए रोजगार का सृजन होगा, और नए रोजगार जब पैदा होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया वापस चलेगा। क्योंकि हम देश का हर युवा इस मॉडल से फेडअप हो गया। क्या है मॉडल? आज का इकोनॉमिक मॉडल क्या है सिद्धार्थ जी? हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, लो जीडीपी एंड लो इनकम। ये इनका इकोनॉमिक मॉडल है, जिसको मैं कहता हूं हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, लो जीडीपी एंड लो इनकम। ये इस मॉडल से देश को बाहर निकाले, लो डिमांड के मॉडल से बाहर निकाले, तो भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में इतनी मजबूत है कि वो अर्थव्यवस्था के पहिए को रोटेट कर दे। दूसरा सवाल आपने राजस्थान के संदर्भ में पूछा। सिद्धार्थ जी, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बताना चाहता हूं कि इस तरह की खबरें फैलाकर राजस्थान की सरकार जो अच्छा काम कर रही है कोविड के दौरान, जो जन कल्याण योजनाएं चला रही है, उसको डेविएट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए कुछ समाचार पत्र और टीवी चैनल कर रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरी राजस्थान की यूनिट एक यूनिट की तरह है। जो हमने राजस्थान के चुनाव से पहले जो हमने राजस्थान के लोगों से वादे किए थे, उस वादे को अक्षरशः पूरा करने के लिए पूरी यूनिट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सचिन पायलट जी का भी नेतृत्व है, सबके साथ मिलके हम सबके सब इन सारी जो हमने वादे किए थे इनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो तथाकथित जो पत्रकार और जो टीवी चैनल है, इनकी बातों पे ध्यान ना दें
कांग्रेस यूनिट वहां पर जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल का पूरे देश में एक मिसाल स्थापित हुई, उसी तरह कई जन कल्याण योजनाएं, भले वो मेडिकेशन में हो, मेडिसिन में हो, हॉस्पिटल्स में हो, घर घर तक कोविड के टीके लगवाने का कार्यक्रम हो, वो सारी चीजें आज राजस्थान में चल रही है। धन्यवाद। अगला सवाल सैयद है INS से। सैयद। Gaurav ji, just wanted to know कि NSDL had said just a while back that then they have not frozen any account. So does the Congress wants the source of the funding? Who all are people behind this funding? Number one, it's there in front of me. I can give you the item numbers. Still, the names of these funds are written in the frozen account list. NSDL is saying that this is not the account where from which the investments were made in the Adani Group companies. So what are these accounts? Why you had frozen? Number two. Number three, yes, we want to know who are the beneficial owners of these three foreign portfolio investors. Because until unless we are not aware, then how we can ensure the SEBI guidelines can be implemented in spirit, which says that no FPI can hold more than 10% of equity stake in any of the listed firms. So we want to know. We also want to know that why, because as per the news reports, SEBI is doing an inquiry with regard to price manipulation of Adani Group stocks. So we want to know that if there is any substantial fact, what is that fact? And if there is some important issue, immediately the case should be transferred to the enforcement directorate. That is what we are saying, and that is what we are demanding. And a question regarding NSDL is there in front of me. Still, these three account names are there in the frozen account list. But NSDL is saying that this is nothing to do with those accounts which are having an active investment in the Adani Group company shares. So why NSDL is silent from yesterday morning? Number one. Number two, why those FPI investors who are making 43,500 crore rupees in 4 Adani Group company shares, why they are silent? अरे सवाल पूछ रहे हैं उनके, जवाब दे रहे हैं हिंदुस्तान में जहां पे उनका निवेश हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है मॉरिशस के फंड से, जवाब आ रहा है इंडिया की कंपनी जहां पे उन फंड्स ने निवेश कर रखा है, और जिन्होंने ये सब, जिनका काम है इन सब प्रक्रिया को रेगुलेट करना, इस सब सारी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करना, इस सारी प्रक्रिया को ओवरसी करना, वो चुप बैठे हैं। हम सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसी क्या बाध्यता है कि आप मौन व्रत धारण करके बैठे। धन्यवाद प्रोफेसर वल्लभ। मेरे ख्याल से और सवाल नहीं है जी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये कहते हुए प्रणव जी, मेरा एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। मैं नवभारत टाइम्स का 4 साल बिजनेस एडिटर भी रहा हूँ, आपको जानकारी शायद है इस बारे में। मुझे जानकारी है, पूछे सवाल पूछे। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जब एक तरफ अर्थव्यवस्था गिर रही है और लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नंबर दूसरा ये है कि जब मॉरिशस रूट का अब दोबारा से सवाल उठा है, आपको याद होगा वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान भी उठा था मॉरिशस रूट का, तो मॉरिशस रूट की एक कंपनी नहीं, जिस सारी कंपनियों पर जांच का जो है वो शिकंजा कसा जाने की बारी आ सकती है क्या? मैं आपको जवाब बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा। सर आई एम सप्लीमेंटिंग अ क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, वो सप्लीमेंट कर रहा हूँ। ये हर्षद मेहता का जो केस था, डू यू कंपेयर बिटवीन दिस हर्षद मेहता वाला जो केस था? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही जिम्मेवार अपोजिशन पार्टी, हम कोई ऐसे झूठी बातें ना तो करते हैं जनता से, ना झूठी बातें प्रेस के सामने करते हैं। हमारे सामने जो तथ्य हैं उनके बारे में हमारे सवाल। अभी के जो तथ्य वो ये है
कि ये जो मॉरिशस के जो 3 फंड्स हैं जिन्होंने 43,500 करोड़ रुपया निवेश किया अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में, इसके वास्तविक ओनर कौन है, इनके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, देश को ये जानने का अधिकार है। एफपीआई की जब अकाउंट खोला जाता है तो नो योर कस्टमर्स गाइडलाइंस में होता है, तो ये क्या वो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जिसके कारण उन्होंने फ्रोजन किया? किन 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 अकाउंट्स को फ्रोजन किया, कौन से अकाउंट को नहीं किया, क्यों किया? सेबी की जो ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रही है अडानी ग्रुप के ऊपर प्राइस मैनिपुलेशन को लेके, उसकी क्या फाइंडिंग्स है? अगर फाइंडिंग्स महत्वपूर्ण है तो ये केस इमीडिएटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया जाता? तो ये हमारे मुख्य प्रश्न ये है। अब ये उस तरह का केस है या नहीं है, अभी तक यही तो हम कह रहे हैं कि जो भी जानकारी आ रही है वो समाचार पत्रों से आ रही है, और जिन फंड्स में प्रश्न पूछा जा रहा है वो फंड साइलेंट है। जिन कंपनियों में उन फंड्स ने निवेश किया वो स्पष्टीकरण दे रही है, उन कंपनियों में 4 कंपनियों में किया है, स्पष्टीकरण 1 से आता है। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई दिस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड? दैट इज द रीजन वी आर आस्किंग that NSDL and Finance Ministry needs to break the silence and come out with the truth. रही बात आपने जो मेरे से सवाल किया कि स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट्स एप्रिसिएशन बढ़ रहा है, देखिए उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके वो तो एक अध्ययन का विषय है कि क्या क्या कारण है। जैसा रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में, आपने बिल्कुल पहले जब वो अपना सवाल किया था, जब बिल्कुल सही जिक्र किया कि रिजर्व बैंक ने इसको बबल माना है, तो क्या कारण हो सकते हैं क्या नहीं। पर हम तो आज सिर्फ ये 3 फंड्स की बात कर रहे हैं। इन 3 फंड्स में कौन इनके ओनर्स है, क्या ये फंड्स एफपीआई की जो 10% गाइडलाइंस को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किन एफपीआई के अकाउंट्स को फ्रोजन किया गया है, क्यों किया गया है, क्यों एनएसडीएल या फाइनेंस मिनिस्ट्री चुपचाप मुख दर्शक बन के बैठी है, क्यों जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन प्राइस मैनिपुलेशन का सेबी कर रही है उसकी क्या फाइंडिंग्स है। अगर वो फाइंडिंग्स गंभीर है तो इमीडिएटली ईडी को एक केस ट्रांसफर किया जाए। तो वी आर टॉकिंग व्हाट इज देयर आउट इन द पब्लिक। अब कौन ये कैसा मॉडल है, ये वैसा ही है कि नहीं, ये जानकारी जो अभी हमारे पास है हम उसी पे सवाल पूछते हैं। ऐसे झूठ बोल के या एक स्टेटमेंट देके अगला गोल पोस्ट ले ले, ना तो हमारी ना हमारी पार्टी की परंपरा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जितने स्पष्ट तरीके से आपने बताया और जो सवाल पूछा उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि वैसी कंपनियां जो इन्वेस्ट कर रही हैं एफपीआई में, 43,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली कंपनी का वेबसाइट ना हो तो ये साफ साफ संदेह उत्पन्न करता है। लेकिन जहां तक प्रश्नों के जवाब की बात है, उस पे हम ये कह सकते हैं कि ईमानदारी के बनावटी घोड़े पर सवार इस सरकार से स्पष्टीकरण, पारदर्शिता अपेक्षा करना शायद वैसे ही है जैसे कि जो संबंध कहे पारदर्शिता और सरकार का संबंध ऐसा है जैसे कि सत्य का झूठ से हो या सफेद का काला से हो। अनगिनत उदाहरण है जब जब इनसे प्रश्न पूछा गया, वो चाहे आरटीआई से हो या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के हो, ये सरकार हमेशा गुमराह करती रही और पारदर्शिता पर पर्दा डालती रही। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पत्रकार मित्र इस विषय को जांचेंगे और जिसमें सच्चाई है वो उजागर करेंगे, अपने नहीं कम से कम जनता के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वल्लभ, हमारे पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।